नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में पुतिन अपने दुश्मनों को चौंकाने में यकीन रखते हैं और अब कीव के अंदर उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। G7 की बैठक से ठीक पहले कैसे पुतिन ने हाहाकार मचा रखी है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कीव में फिर हाहाकार। बीस दिन बाद कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल। जंग के 4 महीने बाद फिर शुरू हुआ मिशन कीव। आखिर क्यों अचानक पुतिन ने दोबारा कीव पर अटैक लॉन्च कर दिया है? हम आपको बताएंगे कि पुतिन कीव का अधूरा ख्वाब क्यों पूरा करना चाहते हैं। आखिर पुतिन ने G7 की समिट शुरू होने के वक्त ही क्यों कीव को अपना निशाना बनाया है? पुतिन अपने दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कीव पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की कैसे तड़प उठे हैं और ज़ेलेंस्की ने किन कारणों से हाइमार्स हॉस्पिटल रॉकेट लॉन्चर्स के फुटेज रिलीज करवाए हैं? खबर यह भी है कि पुतिन अपने कमांडर से बेहद नाराज हैं। क्या वजह है कि पुतिन ने अपने जनरल अलेक्जेंडर दार्निको को डिसमिस कर दिया है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की, कीव पर हुए हमले की। रविवार की सुबह रूस के मिसाइल हमलों से कीव दहल उठा। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर 2 इमारतों पर भयंकर हमला किया। पुतिन ने 45 मिसाइल हमले करके कीव की इमारतों को आग की लपटों में झुलसा दिया। पुतिन ने 14 मिसाइल हमले करके कीव की इमारतों को आग की लपटों में झुलसा दिया। 5 जून के बाद पुतिन ने कीव को टारगेट नहीं किया था, लेकिन 20 दिन के बाद पुतिन ने अपनी मिसाइलों का रुख कीव की तरफ मोड़ दिया। हमले के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर कीव में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। हमले का शिकार हुए इमारतों के अंदर राहत और बचाव की टीम दौरे कर रही है। यह हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गई। कीव के अंदर हमले के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला गया। कीव के लोग एक बार फिर सहम गए हैं। शहर में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक कीव को टारगेट करने के पीछे पुतिन का मिशन क्या है? दरअसल 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की थी, उस वक्त ही पुतिन का सीधा टारगेट कीव ही था। कीव के अंदर घुसने के लिए पुतिन ने अपनी टैंक आर्मी को पूरी ताकत दे दी थी, लेकिन कीव के बाहर ही यूक्रेन ने पुतिन की आर्मी को रोक दिया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने कीव के अंदर आने वाले सैकड़ों पुल तोड़ डाले और फिर रूस को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पीछे लौट रही रूस की आर्मी पर भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने छापामार हमले किए, जिसमें रूस की आर्मी को और ज्यादा नुकसान हो गया। इस नुकसान के बाद पुतिन ने अपना फोकस कीव नहीं बल्कि डॉनबास के रीजन पर किया। लेकिन अब एक बार फिर पुतिन ने कीव पर ही एक ही दिन में 45 मिसाइल अटैक कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यूक्रेन रूस की मिसाइलों के दबाव में नहीं आने वाला है। Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей.
Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців, і кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами. 5 जून के बाद कीव पर कोई हमला न करने वाले पुतिन ने अचानक क्यों कीव पर अपनी आंखें टेढ़ी कर ली, वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जर्मनी के म्यूनिख में G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन का स्वागत भी म्यूनिख में जर्मनी की प्राचीन परंपरा के हिसाब से किया गया, लेकिन बाइडेन की खुशी में खलल डाल दिया कीव पर बरसी पुतिन की मिसाइल ने। G7 की बैठक में इस वक्त यूक्रेन पर किया गया हमला चर्चा का सबसे अहम मामला है। पुतिन के कुछ खास दुश्मन भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इसीलिए पुतिन ने कीव पर अटैक करके अग्रेशन दिखाया है और सबको ये संदेश दिया है कि चाहे दुनिया के बड़े से बड़े देश कितनी ही मीटिंग्स कर ले, पुतिन को रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जब कीव से जेलेंस्की की आर्मी ने रूस को पीछे धकेल दिया था, जब पुतिन के खिलाफत करने वाले नेता कीव के दौरे पर आए थे। इन्हीं में से एक नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। फ्रांस के राष्ट्रपति भी कीव में जेलेंस्की से मिलने आए थे, लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति G7 समिट के लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर में हैं, उस वक्त पुतिन ने कीव पर 45 मिसाइल अटैक करके दुनिया को दहला दिया और फ्रांस को भी ये संदेश दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। पुतिन के मिसाइलों और रॉकेट हमलों का संदेश यही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो पहले नेता थे जिन्होंने कीव में जाकर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। अब कीव पर हमला करके पुतिन ने बोरिस जॉनसन को भी जवाब दे दिया है। G7 में यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हो रहे हैं। पुतिन ने यूरोप के हर बड़े शहर को यह जवाब दे दिया है कि उनकी वॉर मशीन अभी तक थकी नहीं है। कीव पर 45 मिसाइलों के हमले ने जेलेंस्की को हैरान और परेशान कर दिया है। От вже в понеділок братиму участь в саміті Групи Семи. На тижні відбудеться і саміт НАТО. 45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло, ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Збройної допомоги для України треба більше. І що системи протиповітряної оборони, сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше. Більше, ніж будь-якому іншому. आगे आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन ने अपनी पावर से यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स को दबाव में ला दिया है। लेकिन पहले बात करेंगे उस हाइमर्स मिसाइल की जिसकी ताकत पर जेलेंस्की इतरा रहे हैं। हाइमर्स अमेरिका का बनाया एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। पहले आप इसकी ताकत देखिए, फिर आपको बताएंगे जेलेंस्की ने कौन सी स्पेशल फुटेज रिलीज करवाई है। अब ये वीडियो देखिए जो 25 जून को शूट किया गया है। ये यूक्रेन की ही एक जगह है, लेकिन लोकेशन को गुप्त रखा गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस की आर्मी पर निशाना लगाने के लिए यूक्रेन के फौजी हाइमर्स की यूनिट में बैठे हुए हैं और इस यूनिट को एक सीक्रेट लोकेशन पर सूरज ढलने के बाद ले जाया जा रहा है। रात के ही अंधेरे में यूक्रेन की आर्मी ने इस हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को इंस्टॉल कर दिया और फिर शुरू हुए रूस के ठिकानों पर रॉकेट हमले। अमेरिका ने हाइमर्स में लगने वाले रॉकेट मीडियम रेंज के दिए हैं। बाइडेन जेलेंस्की को 300 या 500 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट नहीं दे रहे, बल्कि वो हाइमर्स के वो रॉकेट देने पर राजी हुए हैं जो 70 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। ये ऐसे रॉकेट से लैस हैं जिसके मीडियम रेंज वर्जन से भी अगर यूक्रेन लैस होता है तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
पुतिन ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है जिसमें उनका एक एक शब्द नेटो को वार्निंग दे रहा है। हाइमर्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। Применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. Буки, Торы, Панцири. Работает в высшей степени эффективно. इसे आप पुतिन की वार्निंग नंबर 1 कह सकते हैं, जो वाकई बहुत खतरनाक नजर आती है। पुतिन बहुत साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि जवाब में वो ऐसे ठिकानों को तबाह करेंगे जिसका अभी तक उन्होंने टारगेट नहीं किया है। पुतिन के पास हाइमर्स रॉकेट की एक एक बारीक जानकारी है और वो जानते हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह सिस्टम दिया तो इससे उनकी फौज को क्या खतरा हो सकता है। То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Вот то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, ну то же самое было с теми градами, ураганами, смерчами, о которых я сказал. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. पुतिन किस तरह वॉर मोड में है, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पुतिन ने अपने एक और जनरल को बर्खास्त कर दिया है। पुतिन के इस जनरल का नाम एलेक्सांद्र दार्निको है। नोट करने वाली बात यह है कि दार्निको पर डॉनबास को फतह करने का जिम्मा था और पूर्वी यूक्रेन में लगातार रूस की स्थिति मजबूत हो रही है। मारियुपोल पुतिन के नियंत्रण में है, ओदेसा रूसी मिसाइलों की दहशत में है, सेवरोदोनेत्स्क पर रूसी आर्मी का कब्जा बस होने ही वाला है। इसके बावजूद भी पुतिन दार्निको से नाराज है। पुतिन ने जनरल अलेक्सांद्र दार्निको को डॉनबास पर कब्जा करने का टारगेट दिया था। पुतिन ने दार्निको को 10 जून तक टारगेट पूरा करने को कहा था, लेकिन दार्निको 10 जून तक पूरे डॉनबास रीजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए पुतिन ने दार्निको को बर्खास्त कर दिया है। दार्निको पुतिन के ऐसे खूंखार जनरल हैं जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। जब दार्निको को डॉनबास का जिम्मा दिया गया था तब कैसी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, जरा देखिए। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा था, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा था। सीरिया और कजाकिस्तान की लड़ाई में दार्निको पुतिन के भरोसे पर खरे भी उतरे थे, लेकिन यूक्रेन में दार्निको भी पुतिन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। कुल मिलाकर पुतिन पूरे यूरोप और एशिया में लगातार अपनी उपस्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं। यूरोप का कोई भी लीडर सीधे रूस से टकराना नहीं चाहता है। एस्टोनिया की पीएम काया कैलस तो पहले ही इस बात के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साध चुकी हैं कि इमैनुअल मैक्रो बार बार पुतिन को फोन क्यों करते हैं। मैक्रो सीधे रूस से टकराना नहीं चाहते हैं, ये बात साफ हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने देश के अंदरूनी कलह में ज्यादा उलझे हुए हैं। जर्मनी और इटली के शासनाध्यक्ष भी पुतिन पर कोई खास दबाव बनाने में विफल हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूरोप में पुतिन का दबदबा साफ नजर आता है। ऐसे में एकमात्र काया कैलस ही है जो पुतिन को सीधा जवाब दे रही है। I still think that the effect should be felt by the Russian population as well, because if you look, the support for Putin is very high, and also not even Putin, but also for the war crimes. They are inciting genocide, and the soldiers are following this. They are bragging about this to their wives and to their mothers. And if the wives and mothers say that this is okay, what you're doing there, I mean, this is also the war that the Russia and Russian people are holding up in Ukraine. यही नहीं, अब एक और खुलासे ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। खबर ये है कि यूक्रेन पर हमला करने से 3 दिन पहले यानी 20 फरवरी को पुतिन और इमैनुअल मैक्रो के बीच एक सीक्रेट बातचीत फोन पर हुई थी। क्या इस बातचीत में ही कोई आपसी समझौता हो गया था? क्या पुतिन ने युद्ध शुरू करने से पहले इमैनुअल को भरोसे में लिया था?
इन सवालों ने दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। पुतिन लगातार जेलेंस्की को अपने कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया है। बेलारूस के यूक्रेन से अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इसका फायदा अब पुतिन उठा रहे हैं। В ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. आज के हालातों में ये बात बिल्कुल साफ कही जा सकती है कि पूरी दुनिया मिलकर भी पुतिन को नहीं रोक पा रही है। कीव जेलेंस्की का किला है और अगर कीव हिल गया तो यूक्रेन पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। लेकिन कीव से पहले पुतिन का पूरा फोकस डॉनबास पर है और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। रिपोर्ट देखिए। ऐसी बमबारी 24 घंटे और 7 दिन हो रही है। ऐसी कयामत डॉनबास के हर मोर्चे पर टूट रही है। ऐसा कहर बरपा हुआ है कि जेलेंस्की की फौज सर पर पैर रखकर भाग रही है। मरने वालों के आंकड़े मिलने मुश्किल हो गए हैं और कहा जा रहा है कि अब तो डॉनबास में एक खुला कब्रिस्तान बन चुका है जो जेलेंस्की को बहुत डराने जा रहा है। जून के आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि डॉनबास की लड़ाई अचानक पलटी और पुतिन का बवंडर ऐसा चला कि जेलेंस्की चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। क्या जेलेंस्की को इस बात का होश है कि उनके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है? क्या जेलेंस्की ने अखबार पढ़ने भी बंद कर दिए हैं या वो इंटरनेट पर भी खबरें अब नहीं देख रहे या देखना नहीं चाहते? अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि डॉनबास में अब यूक्रेन की फौज बचने का रास्ता तलाश रही है। ब्रिटेन का द गार्डियन छाप रहा है कि डॉनबास को बचाना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं रही। जर्मनी का डॉशे वेले बता रहा है कि डॉनबास के बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क को पूरी तरह घेर लिया गया है और अगर ये बातें जेलेंस्की की समझ में नहीं आ रही तो वो अल जजीरा पढ़ें जिसमें सेवेरोडोनेत्स्क को हारने का मतलब बताया गया है। Наші міста Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ. Ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсону. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, про Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українські. जेलेंस्की 24 फरवरी के बाद से सेल्फी वाले कई वीडियो बना चुके हैं। कीव से लेकर मारियुपोल और खार्किव से लेकर सेवेरोडोनेत्स्क में भारी बमबारी के बीच उनकी स्टेटमेंट दुनिया लगातार देखती रही, चाहे रात हो या दिन। जेलेंस्की के बयान शुरू में बड़ी खबर बनते रहे, लेकिन फिर अचानक उनकी अहमियत खत्म होती चली गई, क्योंकि ना तो मारियुपोल बचा, जहां जेलेंस्की की फौज उनके आखिरी आश्वासन और हौसला बुलंद करने वाले भाषणों को देखकर लड़ती रही। खेरसोन पर भी कब्जा हुआ। लुहांस्क और डोनेत्स्क पर भी पहले ही कंट्रोल खोने के साथ अब वो डॉनबास का एक बहुत बड़ा इलाका हारने की कगार पर है। अब रूस की फौज डॉनबास पर पूरी तरह हावी है। अब पुतिन ने हर मोर्चे को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी की हुई है। देखा जाए तो ऐसी बमबारी के बीच अब जेलेंस्की की फौज का बचना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जो जेलेंस्की तक पहुंचेंगी तो उनके होश उड़ जाएंगे। डॉनबास में जेलेंस्की की फौज पूरी तरह घिर चुकी है। डॉनबास में जेलेंस्की की फौज पूरी तरह डरी हुई है। डॉनबास में जेलेंस्की की फौज अब जान बचाने का रास्ता तलाश रही है।
हमारे पास यूक्रेन की फौज के ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो बहुत थके हुए, हारे हुए और हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सामने ऐसे हमले देखे हैं। उन्होंने पुतिन के उड़ते हुए रॉकेट को गिरते हुए देखा है। इसलिए इस रिपोर्ट में उनकी बातों को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि उसमें यूक्रेन की उभरती हुई तस्वीर साफ झलक रही है। यूक्रेन की एक स्पेशल फोर्स के कमांडर ने माना है कि उनके तहत आने वाली फोर्स के 80% कमांडो अब लड़ने लायक नहीं बचे हैं। या तो वो मर चुके हैं या वो घायल हैं। На 100% укомплектований військовослужбовцями контрактної служби. Тобто це люди, які служать вже не перший контракт. Тобто 80% з них зараз є або вже не боєздатними через важкі поранення, або загиблі. You can't sustain those sort of losses indefinitely, can you? Ну, я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Важко. रूस के हमलों से यूक्रेन की फौज का बहुत बुरा हश्र हुआ है। जैसा कि हमने बताया, डॉनबास की जमीन अब एक खुला कब्रिस्तान बन चुकी है। इस पर यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के कमांडर ओलेक्जेंडर ने एक इलाका दिखाया जहां उनके कमांडो और बाकी सैनिकों की लाश खेतों के बीच पड़ी हुई है और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब डर उन बारूदी सुरंगों का है जो रूस के हमले में यहां हर तरफ फैली हुई हैं और उनको ठीक ठाक पता भी नहीं कि कहां किसकी लाश पड़ी है। इसलिए आप इस फील्ड को डॉनबास का खुला कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। Навіть приблизно сказати не можу. В цій частині там близько 40 чоловік. А по тій стороні переправи, там де було розбито артилерію і підірвалися на мінах, ну там я не знаю, там порядка 150-200. यूक्रेन की आर्टिलरी फोर्स कैसे रूस का निशाना बनी, अब वो तस्वीरें देखिए जब उसने अमेरिका की सप्लाई की गई M777 तोप को निशाना बनाया। और ये सब कुछ ड्रोन के हमलों के जरिए किया गया। रूस के इन हमलों ने जेलेंस्की के उस गुरूर को तोड़ने का काम किया जिसमें वो नई आर्टिलरी से रूस को पीछे धकेलने का दम भर रहे थे। Ну, ми рідко просто так сидимо. Як правило, ми стараємося займатися, тому що багато під час ведення активних бойових дій з'являється багато поранених, є загиблі. Їх міняють на нових людей. Нові люди менш підготовлені, ніж люди, які були з нами ізначально. Тому приходиться постійно проводити заняття. रूस के चौतरफा हमलों के बीच अब कमांडर ओलेक्जेंडर को कौन समझाएगा कि यूक्रेन की फौज के अंदर कैसी अफरा तफरी फैली हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये तो सिर्फ सेवेरोडोनेत्स्क के आसपास का हाल दिखाया गया है, लेकिन सवाल तो यूक्रेन के डॉनबास जैसे बड़े हिस्से का है। ऐसे में डॉनबास में हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि लगता है कि ज़ेलेंस्की सब कुछ जानते हुए भी जीत वाला ख्वाब देखकर दिन में भी सो रहे हैं। Складний морально, складний емоційно, коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових рамок цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж ми побачимо, що перемога вже на горизонті. Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції. पिछले एक हफ्ते से ये खबर लगातार आ रही है कि सेवेरोडोनेत्स्क को यूक्रेन अब नहीं बचा पाएगा और अब तो वहां ज़ेलेंस्की के गवर्नर ने भी रूस की बढ़ती बमबारी के बीच हथियार डालने का ऐलान कर दिया है। इसी इलाके में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक फंस गए हैं और उनका निकलना अब पुतिन के रहमो करम पर है। ज़ेलेंस्की की फौज का हिस्सा इरीना से मिली, जो मोर्चे पर घायल हुए फौजियों की मरहम पट्टी करती है, यानी इस युद्ध में वो मेडिकल ब्रांच से हैं। डॉनबास के खोले हुए कब्रिस्तान के बारे में इरीना जानती हैं और यूक्रेन की फौजियों की लाशें खोले में पड़े हुए देखकर उनका हौसला भी पूरी तरह डगमगा चुका है। Guys that come here, they are not professional, they don't know what to do, and they are really very scared, so that's why I'm carrying... That worries you, does it? Yeah. I just feel I need to sleep, like for a few weeks. Just sleep, watching Netflix, eating like food from fast food delivery, and hug my mom.
यूक्रेन में दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन पुतिन के हमले नहीं थमे हैं और ना ही थमने वाले हैं। कीव में नाकामी मिलने के बाद मारियुपोल पर फोकस करने वाले पुतिन इस वक्त डॉनबास को हर कीमत पर अपने कब्जे में चाहते हैं और ये वो करके भी रहेंगे, क्योंकि उनको रोकने वाली कोई ताकत नजर नहीं आ रही। पुतिन का इरादा बहुत साफ है, वो यूक्रेन के 2 बड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और न्यूज़ 18 स्पेशल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।